अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए क्या शानदार कोट यहाँ पर बोली गई है कि इफ यू थिंक यू कैन और कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या फिर अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो, तो आप दोनों ही इसमें सही हो, क्योंकि जो आप सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर हमें सोचना क्या है, सोचना पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से है कि हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नहीं कर सकते ये खुद को बोलते रहोगे तो होगा ही नहीं। अगर आप कर सकते हो ये खुद को बोलते रहोगे तो एटलीस्ट आप ट्राई करोगे वो करने के लिए, कोशिश करोगे वो करने के लिए, और वही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आप सोचते हो उस तरीके का आप काम करते हो। अगर आपकी सोच में अच्छाई है तो आप अच्छा काम करोगे, अगर आपकी सोच ही घटिया है तो फिर आप घटिया काम करोगे। इसलिए इफ यू थिंक यू कैन और कैन नॉट, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। आइए आज हम यहाँ पर 7 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको न्यूज़पेपर जो है उसकी एक कॉपी मिल जाएगी, उसी के साथ साथ जो पीडीएफ है हमारे लेक्चर की वो मिल जाएगी, और कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कौन बनेगा आईएएस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम जो न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, एआईआर है, ये सभी करंट अफेयर जो है दिन के वो एमसीक्यू फॉर्म में कवर करते हैं। तो इसीलिए कौन बनेगा आईएएस जो है वो वीडियोस तो एमएम एकेडमी पर आते हैं, लेकिन आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से ले सकते हो। तो टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के लिए है। अब यहाँ पर एमएम एकेडमी ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स ये वीक में कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेस है जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स है, एनवायरमेंट का कोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस आने वाले हैं। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी पर्सपेक्टिव से आपको वहां पर फायदा पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अक्टूबर जो है उसे साइक्लोन क्यों नहीं लाया। ये क्या बात हो रही है, मतलब हमने तो ये बात करनी चाहिए कि यार साइक्लोन आया है ना, इसमें प्रॉब्लम है। हम इस पर सवाल क्यों उठा रहे कि साइक्लोन क्यों नहीं आया, क्योंकि अक्टूबर में मोस्टली हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब साइक्लोन होता क्या है, साइक्लोन अक्टूबर में क्यों आता है, और अभी अक्टूबर में साइक्लोन क्यों नहीं आया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस आर्टिकल को देखने वाले हैं। इंडिया, चाइना, म्यांमार में पोल चल रहा है, तो उसके रिलेशन जो है इंडिया और चाइना, ये सारी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं, तो ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला जो आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसमें यूएसए की इसकी बात देखिए, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें यूएसए की ही इलेक्शंस की बात की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए अमेरिका, यहाँ पर आप देखिए अमेरिका, यहाँ पर भली फ्रेंच क्लासरूम लेसन्स की बात हो रही है, मगर अगर आप देखोगे मोस्टली अमेरिका अमेरिका की ही बातें हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वाला आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी शानदार तरीके से सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि अक्टूबर में साइक्लोन जो है वो क्यों नहीं आया। अब ये हमारे जीएस पेपर 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सीधे क्वेश्चन साइक्लोन पर पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है सीधा आपको मेंस में ऐसा ही कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मली वी सी साइक्लोन्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको सारी चीजें इसके बारे में पता रहना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम बेसिक से साइक्लोन क्या होता है ना, उसके क्रिएशन के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर नवंबर में साइक्लोन क्यों आता है और अभी नवंबर में साइक्लोन क्यों नहीं आया, ये सारी ही चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, चलिए देखते हैं। अब देखिए अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड जो होता है वो काफ़ी फेवरेबल महीने होते हैं साइक्लोन्स को डेवलप करने के लिए। बे ऑफ बंगाल बोलिए और अरेबियन सी बोलिए, हमारा भारत इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, नीचे का पोर्शन। अब इस तरफ हमें बे ऑफ बंगाल जो है ये देखने को मिलता है और यहाँ पर अरेबियन सी देखने को मिलता है। अब बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली अरेबियन सी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अरेबियन सी में हमें कंपैरेटिवली कम साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए पूरा आप साइक्लोन जो है ये समझ लीजिए, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या होते हैं समझ लीजिए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि बे ऑफ बंगाल जो है, क्योंकि कई बार मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहता हूँ कि आपको याद है या नहीं कि बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। तो पूरा ये कंप्लीट होने के बाद आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें जवाब लिख सकते हो। अब इस साल क्या हुआ है, अक्टूबर महीना जो है वो खत्म हो गया है और जो साइक्लोन स्टॉर्म्स है, बड़े साइक्लोन स्टॉर्म्स है, वो देखने को नहीं मिले हैं। सबसे पहले तो साइक्लोन होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। साइक्लोन जो है रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन, देखिए ये मैंने क्यों लाया है यहाँ पर, नहीं तो मैं आपको सीधा फोटोज के जरिए भी समझा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ तो फोटोज के जरिए मैं समझा सकता हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में जब आप आंसर्स लिखते हो तो आपको सेंटेंसेस लिखना पड़ता है और उसके लिए आप ऐसे सेंटेंस इस्तेमाल करोगे तो फिर ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। साइक्लोन जो है रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन है अराउंड लो प्रेशर एरिया। ये जो एयर है सर्कुलेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फीयर में एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर में। साइक्लोन जो है यूजुअली वायलेंट स्टॉर्म, बैड वेदर कंडीशंस जो है ये लेकर आते हैं। अब वर्ड जो है साइक्लोन ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से साइक्लोज, इसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक। जो स्नेक है उसकी कॉइल जो है उसके नाम से हमें ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर फोटो के जरिए आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली गई है यहाँ पर जो हाईलाइट कर रही है वो है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो गया है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने के बाद क्या हो रहा है कि जो एयर है वो किस तरीके से हो रही है, इनवर्ड एयर सर्कुलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्ड एयर सर्कुलेशन जो है वो हो रहा है, समझ रहे हो। और उसी के साथ साथ इसमें फैक्टर प्ले करता है, जो कौन सा फैक्टर है, कोरियोलिस फोर्स। याद है कोरियोलिस फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी धरती हम लेते हैं तो कोरियोलिस फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो अब कोरियोलिस फोर्स अगर हम देखते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से जाता है। अब यहाँ पर और एक सवाल खड़ा होता है, आप खुद सोचिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो एयर है वो सर्कुलेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, इस तरीके का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। मतलब इस तरीके से जो हवा है वो जाएगी, मतलब साइक्लोन जो है वो इस तरफ घूमेगा, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा। अब फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर हमने देखा कोरियोलिस फोर्स जो है, जो कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर हम देखते हैं तो कोरियोलिस फोर्स इस तरीके से जाती है, तो फिर वो तो ऐसा घूमना चाहिए ना, ऐसा घूमना चाहिए साइक्लोन। लेकिन ये ऐसा क्यों घूमता है, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि जो कोरियोलिस फोर्स एक्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो कोरियोलिस फोर्स एक्ट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो ऐसा तो जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, लेकिन फिर ऐसा साइक्लोन जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर साइक्लोन
इस तरीके से बनता जा रहा है। समझ में आया? और वही यहाँ पर ये कहा सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह जाता है, लेकिन ये ऐसा बनता जा रहा है। समझ में आया? ऐसा जा रहा है। तो ये फैक्टर प्ले कर रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ये क्लॉकवाइज होता है। तो साइक्लोन की डायरेक्शन अब आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। लो प्रेशर जो है वो जरूरी होता है, हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एयर जो है वो क्या होती है, ऐसी ऐसी डायरेक्शन में घूमती रहती है, गोल गोल जो है वो कॉइल बनाना यहाँ पर शुरू करती है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आय हमें देखने को मिलती है, ये जो आय है काफी बड़ी होती है, आंख काफी बड़ी होती है और ये सबसे सबसे पीसफुल जो एरिया है वो देखने को मिलता है। बाकी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत खतरनाक एरिया जो है हो जाता है। एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्म होता है और वो घूमता जाता है घूमता जाता है घूमता जाता है, जिससे कि तूफान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये हो गया साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओशन के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। साइक्लोन की एक खासियत क्या है कि ये जब आगे बढ़ रहा है तो फिर जैसे ही लैंड को स्ट्राइक करता है तो इसकी ताकत खत्म होती जाती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि जो रेनफॉल है, हेवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स, ये देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज जो है पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलती है। अब इसको इंटेंसिफाई होने के लिए, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो ये सीधा आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको बनने के लिए नीचे दिए गए में से कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो लार्ज सरफेस एरिया रहना चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियस बनने के लिए अगर छोटा सा एक तालाब है उसमें साइक्लोन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है ना। टेम्परेचर भी यहाँ पर हायर रहना चाहिए, ऑलमोस्ट यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस जो है उससे यहाँ पर हायर रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। कोरियोलिस फोर्स यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन जो है वो घूमना शुरू होती है ना। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से, जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर जो इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल रीजन में हमें कोरियोलिस फोर्स देखने को नहीं मिलता है, कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पर हमें जो साइक्लोन है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन जो है वर्टिकल विंड स्पीड में वो होना चाहिए, लो प्रेशर जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस जो है अबव सी लेवल सिस्टम ये रहना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन ओशन में देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो देखने को मिलता है अक्टूबर टू मई, है ना। उसी के साथ यहाँ पर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर टाइफून बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है नदर्न पैसिफिक। इसमें अगर आप अटलांटिक ओशन देखते हैं तो हुरिकेन जो है ये कहा जाता है। तो ये नाम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। मतलब आप अमेरिका में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो आप सुनोगे हरिकेन है, अगर आप जापान में स्ट्राइक कर रहा है तो आप सुनोगे टाइफून है, अगर आप इंडिया में स्ट्राइक कर रहा है बोलोगे साइक्लोन है सब एक ही। ठीक है, इंडियन साइक्लोन कॉरिडोर आप देख सकते हो कि कहां पर बहुत ही बुरी तरीके का हिट होता है। तो यहां पर आप देखिए हाईली प्रोन रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। हाईली प्रोन रीजन जो है ये देखने को मिलते हैं। अब मोस्टली यहां पर ये आप कैसे देखोगे, तो देखिए क्या होता है, जो अरेबियन सी में जो भी फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से जाकर हिट करते हैं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये इस तरफ भी हिट कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी ये जो है बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो रहा है तो ये तो सभी तरफ यहाँ पर हिट करते हैं, है ना, बहुत ही बुरी तरीके से हिट करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए नॉमेनक्लेचर जो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उनको नाम भी दिए जाते हैं जिससे क्या है हमें समझने में आसानी हो, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडियन ओशन रीजन में फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाता है वो 2004 के इस पर बेस्ड है। 8 कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं नाम देने के लिए। जैसे कि कई नाम हमें देखने को मिले हैं, हुडहुड, तितली, है ना, फैनी, वायु, एम्पन, ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होता है, कौन कौन से नाम जो है वो इंडिया ने दिए हुए हैं, या फिर आपको सीधा ऐसा आ जाता है एम्पियन नाम है किसने दिया हुआ है, कौन सी कंट्री ने दिया है, फैनी नाम है किसने दिया हुआ है, कौन सी कंट्री ने दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर साइक्लोन जो है वो अक्टूबर मंथ में क्यों आते हैं, अक्टूबर मंथ में क्यों हमें देखने को मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। देखिए इसके पीछे का रीजन है, जैसे कि तितली बोलिए, जो फेलिन बोलिए, हुडहुड बोलिए, ये स्ट्राइक करते हैं अक्टूबर में। विंड शेयर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विंड शेयर क्या है, डिफरेंस विद इन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, दो लेवल पर।
ये हमें देखने को मिलता है। अगर विंड शेयर जो है ये लो रहेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन, मतलब अगर टेम्परेचर भी हाई है, लो विंड शेयर है, तो यहाँ पर साइक्लोन फॉर्म होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। विंड शेयर क्या है? दो तरीके के है, डायरेक्शनल शेयर होती है और स्पीड शेयर होती है। अब डायरेक्शनल शेयर मतलब क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन, हाइट जो है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में विंड स्पीड भाग रही है। अब आप सोचिए कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर विंड स्पीड भाग रही है तो सही तरीके से फॉर्म हो पाएगा क्या? सर्कल जो है फॉर्म हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, है ना। और दूसरा होता है स्पीड शेयर, मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्पीड जो है वो यहाँ पर चेंज होती रहती है, स्पीड बदलती रहती है ना। तो यहाँ पर क्या है, जितना कम विंड शेयर रहेगा, जितना कम डिस्टर्बेंस रहेगा, आप समझ लीजिए विंड स्पीड जो है कब, जितना कम डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस अगर ज़्यादा है तो फिर साइक्लोन फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो जितना कम विंड शेयर रहेगा उतना ही यहाँ पर अच्छा रहेगा साइक्लोन फॉर्म होने के लिए। और अगर हम मानसून देखते हैं तो उसमें विंड शेयर काफ़ी हाई होता है, इसीलिए मानसून के दौरान नहीं होता है। फिर जब अक्टूबर में हम आते हैं तो विंड शेयर जो है काफ़ी लो हो जाता है, मतलब जो डिस्टर्बेंसेस है काफ़ी कम हो जाते हैं, इससे साइक्लोन फॉर्म जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। समझ में आया? अब यहाँ पर साइक्लोन जो है अक्टूबर में क्यों स्किप हो गया? साइक्लोन डिस्टर्बेंस अब आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेल मार्क्ड लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये कॉमन होते हैं अक्टूबर में, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फैक्टर जो मैंने आपको विंड शेयर का बताया, तो अभी हाई विंड शेयर जो है वो देखने को मिला था, इसीलिए क्या था कि जो साइक्लोन्स है वो फॉर्म नहीं हो पाया, ठीक है। और ओशन डिस्टर्बेंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले, और इसीलिए यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा रहने के लिए अक्टूबर में नॉर्मली डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, मगर ज़्यादा रहने की वजह से साइक्लोन जो है फॉर्म नहीं हुए। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर है? तो अब आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है। इसी तरह ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है वो पूरे देखने के लिए आप कंप्लीट ज्योग्राफी के कोर्स के लिए आप MM एकेडमी ऐप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो वेरियस जो लेक्चर्स है वो अवेलेबल है, काफ़ी साइंटिफिक और काफ़ी डिटेल्ड तरीके से लेक्चर जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर, और चल रहा है कोर्स जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप MM एकेडमी ऐप जो है डाउनलोड ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको अच्छे खासे कोर्सेज जो है मिल जाएंगे वेरियस कोर्सेज के लिए भी। तो यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा, जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स हो मेंस हो। अब आप अच्छे तरीके का जवाब जो है वो लिख सकते हो, और साइक्लोन पर अगर प्रीलिम्स में भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब गलत नहीं होगा। और जो चीज़ आपको बताना है कि अरेबियन सी में कंपैरेटिवली कम साइक्लोन्स क्यों फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल के मुकाबले, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इंडिया चाइना म्यांमार पोल के बारे में, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। म्यांमार जो है वोट करने वाला है नवंबर 8 को। यहाँ पर जो उंग सांग स्यूंग की लीडरशिप जो है लास्ट 5 इयर्स, उसके बारे में ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लास्ट इलेक्शन में स्यूंग की लीड नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने यहाँ पर लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इंडिया से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देखोगे इंडिया और यहाँ पर म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार जो है ये कनेक्टेड है, और कनेक्टेड रहने के साथ साथ यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री है तो रिलेशनशिप जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो चलती रहती है। देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है कंट्री, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं कभी भी, तो आपको 3 फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने हैं। एक है पॉलिटिकल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, और तीसरा है सोशल फैक्टर, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर मतलब क्या कि जो सरकारें हैं, जो सरकार है उनकी आइडियोलॉजी क्या क्या है। इसलिए हम देखते हैं ना कि ये कंट्री में ये अगर लीडर आ जाता है तो फिर हमारा रिलेशन खराब हो जाएगी, क्यों? वो आइडियोलॉजी अलग फॉलो करते हैं। हमारे देश में जो सरकार है वो अलग आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक फैक्टर अगर हम देखते हैं तो हमारे कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे कितने इकोनॉमिक मतलब ट्रेड किस तरीके का चल रहा है, और सोशल मतलब हमारे कोई सोशल टाइज है क्या उनके साथ। तो ये 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको ये 3 फैक्टर ही देखना पड़ता है जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एज मेनी एज 7 to 8 लाख रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश भाग गए थे। रोहिंग्या आप सभी को पता है, ये वाला एरिया जो है रखाइन स्टेट, यहाँ से जो रोहिंग्याज हैं उनको भगा दिया गया था। और फिर उसके बाद मतलब क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप हमें देखने को मिलती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आर्मी एक्शन था वो बैक था सरकार से। अब ये जो यहाँ पर रेफ्यूजी निकले थे, ये इंडिया बोलिए, बांग्लादेश बोलिए, बहुत सारे गए, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा गए। अब इसी को कनेक्टेड है बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, तो यहाँ पर सेटल होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉक्स बाजार अगर हम देखें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेफ्यूजी कैंप हमें देखने को मिलता है।
अब हम आते हैं म्यांमार चाइना के बारे में। देखिए म्यांमार चाइना, चाइना जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है ये दो फैक्टर से, ये और ये फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पूरा फैक्टर डिपेंड करता है इकोनॉमी के इस पर कि भैया इतना ट्रैप फैला दो, इतना ज्यादा उसको हमारे अंदर लेकर आ जाओ कि वो ऐसा फंस जाए कि फिर जिंदगी में कुछ कर ही ना पाए, जिंदगी में कुछ उठ ही ना पाए। इतना उसको पैसों का लोभ दे दो, है ना, मतलब समझ लीजिए ऐसे कि मतलब पैसा जो है पूरा, हाँ यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, फिर अब डिपेंड हो गए हैं, अब यहाँ पर खुद का कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक ट्रैप में चाइना फंसा देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बीजिंग जो है उसने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत जो है वो किया। फिर प्रेसिडेंट जिनपिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसका ये स्वागत वागत वो सब बोलिए, है ना। अब क्या हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हाई स्पीड रेल जो है इंडस्ट्रियल जोन विद इन द कंट्री यहाँ पर चाइनीज बॉर्डर के साथ जो कनेक्ट हो वो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ 1.3 बिलियन डॉलर्स का डीप सी पोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है सेंट्रल रखाइन में, है ना, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि जो बीजिंग है उसको इंडियन ओशन में काफ़ी ज़्यादा ये मिल जाएगा, जिससे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका ये पार्ट है। तो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो इस तरफ जो है रखाइन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो क्या होगा, इस तरफ अगर वो आ जाता है, बे ऑफ बंगाल में एक्सेस मिल जाता है, तो इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही सरकार अगर आती है तो म्यांमार चाइना के रिलेशन उसी तरह चलते रहेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो तीनों फैक्टर पर जोर देता है, मतलब कि हमारा रिलेशन जो है वो अच्छे रहे हैं, म्यांमार जो है उनके साथ अच्छे रहे हैं हमारे। अब बुद्धिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है कल्चरल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर सोशल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर फैक्टर हो गया। बुद्धिज्म जो है वो हम मतलब एक कनेक्शन लिंक जो है वो बन जाती है ना। उसी के साथ इंडिया जो है वो दो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी आ जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, ठीक है। ट्रायलैटरल हाईवे जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बीच में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमें कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से एक प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, आराम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा किस तरीके से म्यांमार के साथ हमारा रिलेशन जो है वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री है तो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छे रखना, नहीं तो चाइना जो है पूरी तरीके से घेरता चला जाएगा। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं परमानेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में अगर हम देखें, ये हमें पता है, इसलिए हम शॉर्ट में यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई डिटेल में हमने यहाँ पर अमेरिका के जो इलेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है कि जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो रहा है। अगर आपने देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप है, सीरीज ऑफ ट्वीट्स में उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ पर जो खतरा है वो हो रहा है, जो डिस्प्यूट्स है वो चल रहे हैं, जो धोखाधड़ी है इलेक्शंस में वो हो रही है। आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो बिडेन शुड नॉट रॉन्गफुली क्लेम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, आई कुड मेक द क्लेम। तो ऐसा कंटिन्यूसली चलने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 बार ऐसे डिस्प्यूट जो है वो अराइज हुए हैं। 2000 में अगर हम देखते हैं तो जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर बुश को यहाँ पर ही कर दिया था, है ना, बुश जो है विनर डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करने के बाद। उसी के साथ साथ रिपब्लिकन जो है रुदरफोर्ड और यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ। अभी भी जो डोनाल्ड ट्रंप है सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले उन्होंने अपने जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया था। तो इससे ये देखने को मिलता है कि भैया यहाँ पर क्या होगा, है ना, काफ़ी अनसर्टेनिटी जो है वो देखने को मिल रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स है वो चल ही रहे हैं। अब वे वन मेजर रीजन डिस्प्यूट्स का हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों कैंप जो है वो और कॉन्फिडेंट थे अपनी विक्ट्री को लेकर। डेमोक्रेट्स को लग रहा था कि भैया हमको सुनामी ऑफ फेवर मिलेगा, है ना, और ट्रम्प को लग रहा था कि भैया मैं इजीली यहाँ पर जीत जाऊंगा। लेकिन रिजल्ट जो है दोनों में कांटे की टक्कर हो गई, दोनों का यहाँ पर ईगो जो है वो हर्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम वो चल रहा है। डेमोक्रेट जो है उन्होंने अर्बन सेंटर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा किया है ना, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट जो है जनरेट किया है मेजोरिटी ऑफ विमेन एंड नॉन वाइट एंड यंग वोटर से। और अगर हम सेंट्रल और सदर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वो अच्छा खासा नहीं कर पाए, जहाँ पर ट्रम्प को फिर से एक बार सपोर्ट जो है वो मिल गया। क्लियर है। अब यहाँ पर बिडेन जो है वो क्या डिफरेंट करेगा, अगर बिडेन यहाँ पर आ जाता है तो क्या डिफरेंट करेगा। देखिए डोमेस्टिक इश्यूज जो है जैसे पेंडेमिक हो गया, रेस रिलेशन हो गए, इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गए, वो प्रायोरिटी बेसिस पर रहने ही वाले हैं। और उसी के साथ साथ चाइना के साथ अगर हम देखते हैं तो देखिए चाइना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था बिडेन के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, वो हमने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया हुआ है। अगर बिडेन जीत के आता है तो इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है चाइना फ्रंट से मेजर चैलेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है कि यहाँ पर जो डाउनवर्ड स्पाइरल है ऑफ अमेरिका,
है ना, रिवर्स करना कि भाई यहाँ पर क्या है कि एकदम अग्रेशन जो है वो हमें नहीं दिखाना है। नाटो, टीपीपी, जहाँ से ट्रम्प एकदम अग्रेसिव तरीके से, नहीं भैया हमको नहीं, यहाँ पर यूएन बॉडीज बोलिए, नहीं हमको सीधा निकल जाना, है ना, यहाँ पर थोड़ा वो चेंज हो सकता है। जैसे पेरिस जो अग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज का, तो यहाँ पर बिडेन के द्वारा बोला गया है कि जो निकले गए हैं वहाँ फिर से हम लेकर आएंगे। इंडिया अगर हम देखते हैं तो कुछ बिलीव कर रहे हैं बिडेन हैरिस जो है फॉर बैड न्यूज़ फॉर यूएस इंडिया रिलेशन, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो टाइज है म्यूचुअल बेनिफिट बाय पार्टीशन पे है। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर ट्रम्प था तो उसने यहाँ पर बहुत ही खैरात में हमें जो चीज़ें हैं, बिडेन जब ट्रम्प का तो खटक दिमाग है, अपना साथ अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गालियाँ देना शुरू, ऐसा ट्रम्प का काम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन जो है बहुत ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन म्यूचुअल बेनिफिट पे डिपेंडेंट है। और जहाँ म्यूचुअल बेनिफिट आता है वहाँ पर कोई भी आ जाए, है ना, वो अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगी, तो इसलिए हमारा ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो बिडेन है वो हो सकता है अपने अलाइंस को भी साथ में लेकर आए। तो अगर हमारा रिलेशन यूएसए के साथ अच्छे है तो अलाइंस के साथ भी अच्छे हो जाएंगे। अभी क्या हुआ है, ट्रम्प के काल में ये सारे मतलब लार्जली आइसोलेट करके रख दिया अमेरिका को, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर कश्मीर मुद्दा जो, उस पर डेमोक्रेट के अलग व्यूज है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमेरिका जो है उसमें जो हैरिस है, जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है, वो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन हमें देखने को मिल रही है जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो यहाँ पर अपनाएगी, ठीक है। फर्स्ट एशियन नॉन वाइट और इंडियन ओरिजिन पर्सन है। अब यहाँ पर इंडियन ओरिजिन पर्सन रहने के बावजूद यहाँ पर बहुत लोगों का मानना है कि इंडिया के फेवर में नहीं है, मगर फिर भी ऐसा बोला जाता है कि कमला जो है उसकी जो मदर है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस उन पर रखती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रैंडफादर जो है चेन्नई में, ग्रैंड पेरेंट जो है चेन्नई में, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस है। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हम यहाँ पर देख ले, कुछ भी हम सोच ले, कुछ भी हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें नहीं भूलनी है इंटरनेशनल रिलेशन में कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा न्यूज़पेपर है, यहाँ पर जो ट्रम्प है उसी की बात जो है वो की जा रही है। बाकी अगर हम देखते हैं तो सैटरडे रहने की वजह से इतनी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस सिटी, यही सारी न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली में एयर पोल्यूशन जो है उसकी बात हो रही है। बाकी जगह अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन जो है उसकी बात हो रही है ना, इसके साथ गठबंधन, इसके साथ झगड़े, यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रोसेस टू रिव्यू स्टेट कवरेज रेशोज अंडर NFSA, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है कि NFSA जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा और आपको कमेंट सेक्शन में जो है बताना होगा, क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एडिटोरियल आइडियाज़ पेज हमने देखा है, और यहाँ पर हेल्थ केयर जो है उसके लिए हम काफ़ी काम करेंगे, ऐसा सबके द्वारा बोला जा रहा है। उसी के साथ एक्सप्लेन सेक्शन जो है वो भी हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं तो वही सारी चीज़ें जो है वो चलती आ रही है ना, सेम वही चीज़ें जो है वो चलती आ रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी सेक्टर जो है, इकोनॉमी, इसमें सेंसेक्स जो है वो राइज हुआ है, कंटिन्यूसली राइज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि जो मार्केट है वो काफ़ी सेंटिमेंट्स पे काम करता है ना। इसलिए कैसा है कि अगर यहाँ पर बिडेन जीत रहा है तो काफ़ी इकोनॉमिक जो सहूलतें हैं वो यहाँ पर दी जाएगी, और उसी के चलते यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हाँ अगर वो होता है तो फिर हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए सेंसेक्स जो उसमें राइज हमें देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट। अगर हम देखते हैं तो इंडिया में भी काफ़ी सारे जो सहूलत है वो दी जा रही है। उसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि हमारा रिकवरी काफ़ी अच्छे से हो रही है, तो सेंटिमेंट्स काम कर रहे हैं झट से, और सेंसेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो खत्म होता है। MM एकेडमी ऐप अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा वेरियस कोर्सेज जो है उनको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।